हेलो, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं यादवेंद्र फिर से स्वागत करता हूं आपका आज के एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूं बहुत ही शानदार है, क्योंकि आप देखिए यहां पर जो टॉपिक है आज के वो है हमारे सब टॉपिक बोर्ड ऑफ आरबीआई और फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम की आत्मा है। तो आप समझिए कि आज आत्मा को समझने वाले हैं और परमात्मा को समझने वाले हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कैसे काम करता है, उसके बोर्ड में कौन कौन होते हैं, ये सब आज हम समझेंगे डिटेल में। तो आइए मेरे साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया घूमते हैं। सबसे पहले हमारा जो सब टॉपिक है वो है बोर्ड ऑफ आरबीआई। मतलब ये कि आरबीआई के बोर्ड में जो है वो कौन कौन होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के बोर्ड में जो है टोटल 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, आप ये याद रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो होता है गवर्नर। इज इट क्लियर? ये जो है वो बोर्ड का चेयरमैन होता है। आप यहां अलग से जो है चाहे तो खुद के याददाश्त के लिए लिख सकते हैं कि भैया चेयरमैन जो है वो कौन है, वो गवर्नर है। अच्छा, इस गवर्नर के अंडर में फिर पूरा बोर्ड जो है वो काम करता है। तो जो गवर्नर है अभी फिलहाल कौन है? हमारे शक्तिकांत दास, है ना। और शक्तिकांत दास जो गवर्नर हैं, बेसिकली वो चेयरमैन के पद पर हैं और उनके हिसाब से ही फिर जो है पूरे बोर्ड में कामकाज होता है। फिर अगली बात अगर मैं बताऊं तो इसके अंडर में, मतलब यह कि गवर्नर के अंडर में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। डेप्यूटी गवर्नर मतलब उप गवर्नर। तो अभी फिलहाल उप गवर्नर जो है वो कौन कौन है, आप नाम जो है वो याद रख सकते हैं। श्री टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव जिन्हें एम आर राव भी बोला जाता है, डॉक्टर एम डी पात्रा, है ना, और चौथा नाम है एम के जैन, है ना। तो 3 नाम तो एम से ही हो गए, एम आर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन। और एक नाम आपको याद रखना है टी रविशंकर, जो लेटेस्ट अभी नए अपॉइंट हुए। इज दैट क्लियर? इनका टेन्योर भी जो है एम के जैन का वो बढ़ा दिया गया है। तो बेसिकली आरबीआई के बोर्ड में सबसे जो बड़ा और हेड या चेयरमैन जो होता है, अध्यक्ष होता है, वो होता है गवर्नर। और 4 जो होते हैं डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। फिर इसके बाद आरबीआई के बोर्ड में फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी किसके पास है? हमारे पास श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, है ना, वो हमारी वित्त मंत्री हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 2 डायरेक्टर्स जो हैं वो आरबीआई के बोर्ड में अपॉइंट होते हैं। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कितने जो है बोर्ड मेंबर अपॉइंट होते हैं, तो आप बताएंगे कि भैया 2 जो है बोर्ड मेंबर नॉमिनेट होते हैं वित्त मंत्रालय की तरफ से, ताकि वित्त मंत्रालय क्या चाहता है, वित्त मंत्रालय के क्या टारगेट्स हैं, क्या ओपिनियंस हैं, वो जो है वो आरबीआई के बोर्ड में रखे जा सके। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हां, भारत सरकार भी जो है आरबीआई के बोर्ड में जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार आरबीआई के बोर्ड में 10 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है। अच्छा, ये भी डिफरेंट फील्ड से, मतलब ये कि विभिन्न क्षेत्रों से। विभिन्न क्षेत्रों से मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि ये सब के सब जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज या इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के ऑफिसर्स हों। ये भी हो सकता है कि ये कोई लेखक हो, ये भी हो सकता है कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, ये भी हो सकता है कि कोई बिजनेसमैन हो। मतलब ये कि 10 अलग अलग क्षेत्रों से जो है संबंध रखने वाले 10 डायरेक्टर, ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक बेहतर सलाह दे सके, वर्सेटाइल सोच सके, अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह की सलाह समाज के हर तबके को ध्यान में रखकर जो है सलाह दी जाए आरबीआई के बोर्ड को। इसलिए सरकार अपनी तरफ से 10 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है। उसके बाद बात करें तो रीजनल जो है डायरेक्टर्स, तो आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 4 रीजन्स में डिवाइडेड है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ये आरबीआई के 4 रीजन है और इन रीजन के एक एक डायरेक्टर होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनके नाम यहां पर क्यों नहीं लिखे, तो दैट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। मतलब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए तो इंपॉर्टेंट है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा कि भैया बताइए वो 2 लोग कौन है जो वित्त मंत्री से जो है या वित्त मंत्रालय से यहां पर अपॉइंट हुए। आपको नाम याद होना चाहिए सिर्फ हमारे गवर्नर का, जो अभी फिलहाल शक्तिकांत दास है, और आपको नाम याद होना चाहिए डेप्यूटी गवर्नर जो काम करते हैं, तो भैया वो टी बी रविशंकर है, और उसके बाद एम आर राव, एम डी पात्रा और एम के जैन। ये जो है 4 डेप्यूटी गवर्नर है। तो कुल मिला के अगर आप काउंट करेंगे फ्रेंड्स, तो आरबीआई के बोर्ड में जो है ना, कितने जो है वो मेंबर्स हैं। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि ये जो है वो आरबीआई बोर्ड की एक टेबल है
है ना। और ये जो टेबल है उसके जो चेयरमैन पद पर बैठे हैं वो कौन भाई साहब बैठे हैं, वो शक्तिकांत दास बैठे। फिर उसके बाद 4 जो है वो कौन है, वो डेप्यूटी गवर्नर है। ये तो मेन कौन हो गए, चेयरमैन हो गए, ठीक है। उसके बाद 4 जो है वो कौन है, वो डिप्टी गवर्नर है। उसके बाद फिर 2 जो है वो कौन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव है। 4 जो है वो ये कौन हो गए, ये डिप्टी गवर्नर हो गए, है ना। ये एक बढ़िया सी टेबल है, 4 लोग डिप्टी गवर्नर ये बैठे हैं, 2 लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री से बैठे हैं। उसके बाद फिर भैया 10 लोग जो हैं वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, तो 10 लोग जो है वो भारत सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इनको जो है सफेद कलर दे देता हूं तो थोड़ा सा आपको अलग दिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लोग जो है वो किसकी तरफ से हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अलग अलग फील्ड से नॉमिनेट किए गए। अच्छा, उसके बाद फिर भैया 4 जो हैं वो होते हैं आपके जोनल डायरेक्टर, जैसे 1 2 3 4, ये 4 जोनल डायरेक्टर है। तो मतलब इस तरह से आरबीआई के बोर्ड में टोटल जो जोनल डायरेक्टर हैं जो अलग अलग जोन से आते हैं वो कितने हो गए, वो 4 हो गए। ये कितने हो गए, 10 हो गए। तो 10 है ना, तो मतलब 10 और 4 हो गया 14, 16 17 और ये 17। और यहां पर आप बात करें तो भैया देखो 10 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो ये 14 हो गया। 14 के बाद 15, 16, 16 और 4 20, है ना, 20 और फिर ये हो गया 21। मतलब ये कि टोटल कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, 21 जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है आरबीआई में। आप ये याद रखेंगे, है ना। और यही जो है वो बेसिकली कार्य करते हैं। तो ये जो है बेसिकली आरबीआई का बोर्ड है जिससे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया। आपसे पूछा जाएगा आरबीआई के बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो आरबीआई के बोर्ड के चेयरमैन है गवर्नर साहब। इज दैट क्लियर, है ना। चलिए आगे मैं आपको ले चलता हूं। याद आप नाम रख लीजिए सबके, एग्जाम में साफ साफ क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत सरकार के द्वारा आरबीआई के बोर्ड में कितने मेंबर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो आप बताएंगे भारत सरकार कितने मेंबर नॉमिनेट करती है, अपॉइंट करती है, 10। फिर उसके बाद फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री से कितने लोग होते हैं, 2। डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं, 4। और जोनल डायरेक्टर कितने होते हैं, 4। और एक जो है हमारा चेयरमैन, तो टोटल 21। ये है हमारा आरबीआई का बोर्ड। चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूं। अब बात करते हैं कि आरबीआई करता क्या है। अभी हमने बोर्ड ऑफ आरबीआई की बात की थी कि आरबीआई का बोर्ड है। दोस्तों आप जो लोग भी हैं जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता देता हूं कि इससे पहले मैं आरबीआई का एक और इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इतिहास के बारे में बताया। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए जिससे आपको पता चले कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना और कब बना। क्लियर है, कहां बना। आज हम पढ़ रहे हैं आरबीआई का बोर्ड, जो मैंने बताया 21 बोर्ड मेंबर्स हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं आरबीआई के फंक्शंस, मतलब ये कि आरबीआई के काम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो है फाइनेंशियल सुपरविजन, मतलब ये कि वित्तीय जो है वो देखरेख वो किस किस की करता है। आरबीआई रेगुलेट किस किस को करता है, रेगुलेटर किस किस का है। तो भैया रेगुलेटर ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, जितने भी कमर्शियल बैंक है, व्यवसायिक बैंक है, जैसे कि भैया पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब सरकारी बैंक हो गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए, है ना। उसके बाद फिर बात करें तो रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, है ना, और पेमेंट बैंक हो गए। फिर उसके बाद हुआ तो कोऑपरेटिव बैंक हो गए। आपको बोलेंगे कि नहीं भैया कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को तो रेगुलेट करता है नाबार्ड। तो आपको बता दूं कि गाइडलाइंस बनाने का काम जो है, नियम बनाने का काम आरबीआई का है, नाबार्ड के लिए भी और कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंकों के लिए। लेकिन आरबीआई जो है वो गाइडलाइंस बनाता है लेकिन नाबार्ड इंस्पेक्शन करता है। किसका, कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल। अब कमर्शियल बैंक्स में आपको याद दिला देता हूं, पहले के वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, ये कमर्शियल बैंक कौन कौन से हो गए, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे, मतलब कि सरकारी बैंक होंगे, प्राइवेट बैंक होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बात करें तो ये जो है वो रीजनल रूरल बैंक्स भी होंगे। फिर बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक होंगे और फिर पेमेंट बैंक्स भी होंगे। ये सब क्या है, कमर्शियल बैंक्स। तो इनको रेगुलेट करने का काम किसका है, आरबीआई का। स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैं पहले अलग से वीडियो इसके लिए बना चुका हूं। स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब विशेष वित्तीय संस्थान, मतलब जो किसी विशेष पर्पस के लिए बनाएगा। आप सबको नाम याद होगा, आप फटाफट कमेंट में चाहे तो मुझे बता सकते हैं। और बेसिकली अभी जो है मैं आपको नाम बताऊं तो नाबार्ड जो है वो स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है,
उसके बाद फिर सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करता है। नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग मतलब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है। और उसके बाद बात की जाए तो एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए फाइनेंस करता है। तो ये सारे जो बैंक है इनका कोई ना कोई विशेष पर्पस है। इसका एग्रीकल्चर है, इसका स्मॉल इंडस्ट्रीज है, इसका हाउसिंग और इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। तो जो भी विशेष पर्पस के लिए जो बैंक है इन्हें बोला जाता है स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन शॉर्ट इट इज नोन एज एसएफआई। और इनको भी रेगुलेट करने का काम किसका है? आरबीआई का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एनबीएफसी को भी जो है वो रेगुलेट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग, है ना। आपको बता दूं कि भैया ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग करके आरबीआई में एक डिपार्टमेंट होता है, आरबीआई के अंडर में होता है, जो एनबीएफसी को रेगुलेट करता है। दिमाग में अगर क्वेश्चन आए कि एनबीएफसी क्या होता है, तो वो वित्तीय संस्थाएं, वो पैसे का लेन देन करने वाली संस्थाएं जो है लोन तो देती हैं पर डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? तो ऐसा पैसा जिसे हम अपनी मर्जी से जब चाहे वापस ले पाए। एनबीएफसीज में हम अपनी मर्जी से कभी भी अपनी इच्छा से जब चाहे पैसा वापस नहीं ले सकते, एक फिक्स टाइम के लिए जमा करना पड़ता है और उतने टाइम के बाद ही हम पैसा निकाल सकते। मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे मैंने हर बार बताता हूं, मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम गोल्ड लोन, बजाज एलियंस, ये सब क्या है? ये सब जो है बेसिकली एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। तो मतलब ये कि रेगुलेटर होता है ये तीन तरह के बैंकों का, एक तो कमर्शियल बैंक्स का, दूसरा स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, और तीसरा बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी, जो पैसे का लेन देन करती है, वित्तीय कंपनी है लेकिन बैंक नहीं है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? नॉन बैंकिंग। और इसको भी आरबीआई ही रेगुलेट करता है। तो यहां पर भैया पहला फंक्शन ये निकल के आया, आरबीआई इन तीनों को जो है रेगुलेट करता है, रेगुलेटर है इनका आरबीआई। हालांकि अब शुरू होते हैं मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई, मतलब आरबीआई के तीन जो है वो मुख्य फंक्शन है। पहला फंक्शन है टू इशू करेंसी नोट्स, मुद्रा नोट जारी करना। मतलब हमारे देश में जो नोट छपते हैं, जारी होते हैं, वो सारी ड्यूटी जो है वो किसकी है? तो भैया वो ड्यूटी जो है वो आरबीआई की है। आरबीआई का काम है कि भैया देश में कितने नोट छपने चाहिए, देश में नोटों की क्वालिटी चेक करना, कितने नोट जो है वो मार्केट में सप्लाई करना, सर्कुलेट करना है, ये सब जो है वो आरबीआई की ड्यूटी है। हर बैंक के पास पर्याप्त तो कैश होना चाहिए, है ना, मार्केट में करेंसी जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, और प्लस उनको छापना, उनकी क्वालिटी चेक करना, वो सब भी जो है आरबीआई का काम है। तो टू इशू करेंसी नोट्स, मुद्रा या बैंक नोट या करेंसी नोट जारी करना। दूसरा जो मेन फंक्शन है, मुख्य काम है, वो है टू कंट्रोल मनी सप्लाई, मतलब मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण। अब आप बोलोगे मनी सप्लाई को कंट्रोल करना मतलब क्या भैया? तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली मनी सप्लाई को कंट्रोल करना जो है आरबीआई का एक बहुत बड़ा फंक्शन है। अब आप बोलोगे कि क्या जरूरत क्या है? अच्छा, ये तो समझ में आता है कि चलो भैया देश है, अगर मान लीजिए ये हमारा कंट्री है ना, और अगर इसमें पैसा कम है, पैसा जो है वो क्या है, वो कम है, तो समझ में आता है कि भैया हाँ पैसे को क्या करना है? बढ़ाना है। लेकिन अगर पैसा ज्यादा है, तो क्या पैसे को कम कर देते हैं? जी हां, कर देते हैं। तो क्या कारण है भैया? सबके पास ज्यादा पैसा रहे, सब खुश रहे, ऐसा नहीं चल सकता क्या? नहीं चल सकता ऐसा। मतलब यह कि पैसा जो है वो एक लिमिट तक होना चाहिए, और वो लिमिट क्या है, वो तरीका क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। बेसिकली अगर पैसा जरूरत से ज्यादा होगा, मतलब यह कि मार्केट में जितनी नीड है, तो मार्केट में कितनी नीड होती है? तो मार्केट में उतनी ही नीड होती है जितने के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। देश की जीडीपी जितनी होती है उतने ही पैसे चाहिए होते हैं। भाई पैसे का काम क्या है? मुझे एक बात बताइए, पैसे का काम क्या है? पैसे का काम है कुछ ना कुछ खरीदना। तो जब जरूरत से ज्यादा पैसा होगा, बहुत ज्यादा पैसा होगा, तो होगा क्या कि सब लोग हर चीज खरीदना चाहेंगे, हर चीज खरीदेंगे। मतलब ये कि जरूरत नहीं है तो भी खरीद लेंगे। तो जब पैसा ज्यादा होता है तो अननेसेसरी डिमांड जो है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, मार्केट में पैसा ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा खरीदारी करेंगे। कोई नई चीज, जो कोई चीज नहीं भी चाहिए उसे भी खरीदेंगे। और जब ऐसा होगा, डिमांड अननेसेसरी बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ने से आपको तो पता है जिसकी डिमांड बढ़ती है उसके भाव बढ़ जाते हैं। यहां पर भी यही अप्लाई होता है कि भैया जहां डिमांड बढ़ी वहां क्या हो गया? दाम भी बढ़ गए। मतलब ये कि जब पैसा ज्यादा होता है तो डिमांड जो है वो बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो इससे क्या होता है? महंगाई भी बढ़ती है। ये आप याद रखेंगे।
क्लियर है? जब पैसा ज्यादा होता है तो डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है डिमांड ज्यादा हो जाती है, और डिमांड ज्यादा होती है तो इसके बाद फिर महंगाई भी ज्यादा हो जाती है। तो भैया आंख बंद करके अपने को जो है ये याद करा लीजिए ये चीज कि ज्यादा पैसा होने का नुकसान ये है कि इससे डिमांड बढ़ती है और इससे महंगाई बढ़ती है। मार्केट में कैश फ्लो ज्यादा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, जरूरत से ज्यादा कैश फ्लो अच्छा नहीं है। अच्छा, अब पैसा कम होगा तो क्या होगा भैया? तो पैसा जब कम होगा तो लोग कुछ खरीद नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए डीमोनेटाइजेशन कभी अगर किसी देश ने कर दिया है ना, नोटबंदी अगर किसी देश ने कर दी, या मान लीजिए कि देश में हालात हैं युद्ध के या कोई और इमरजेंसी है और उसकी वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, अभी कमाई नहीं है। तो अगर कमाई नहीं है, पैसा नहीं है, तो अब जब पैसा नहीं है तो लोग खरीदारी लिमिटेड खरीदेंगे। मतलब कि अब पैसा कम है, हमें सिर्फ ऑप्शन है कि हम अगर सुख सुविधाओं की चीजें खरीद लें, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लें या खाने के लिए कुछ खरीदें। तो मतलब हम सीधी सी बात है खाने पीने की चीजें ही चुनेंगे ना। तो यहां पर भी यही हिसाब किताब है कि जब पैसा कम होता है तो लोग बहुत सिलेक्टिव चीजें खरीदते हैं, सिर्फ खाने पीने के लिए, आटा दाल चावल, यूज करने के लिए तेल साबुन, बस, इससे ज्यादा नहीं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में नहीं जाएंगे, महंगे महंगे कपड़े नहीं खरीदेंगे, कार बाइक्स नहीं खरीदेंगे। मतलब कुल मिला के बाजार ठप हो जाता है जब पैसा कम होता है, तो बिकता ही नहीं है मार्केट में। और जब मार्केट में बिकेगा नहीं तो फैक्ट्रियों में बनेगा नहीं, और जब फैक्ट्रियों में बनेगा नहीं तो प्रोडक्शन रुक जाएगा या कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा या रुक जाएगा तो वर्कर्स को निकाल दिया जाएगा। तो इसी से शुरुआत होती है मंदी की, मतलब बाजार ठप, मार्केट बंद, आ गई मंदी। तो कहने का मतलब यह है कि पैसा जब कम होता है तो इससे क्या होता है, मार्केट में खरीदारी नहीं होती, मतलब चीजों की डिमांड क्या हो जाती है, कम होती है। और जब डिमांड कम होती है तो इसका रिजल्ट ये होता है कि भैया मंदी आ जाती है, क्योंकि फैक्ट्रियों में कुछ बनता नहीं है, बिकता नहीं है, तो इससे मंदी आ जाती है। तो ना तो पैसा कम होना चाहिए और ना ही पैसा बहुत ज्यादा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? जितना जीडीपी की वैल्यू होती है उतना पैसा। हालांकि ये लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा कि जीडीपी की वैल्यू बराबर क्यों, ऐसा क्यों डिसाइड होता है। तो भैया ऐसा इसीलिए डिसाइड होता है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि पैसे की जरूरत क्या है, नोट क्यों खरीदना है, या सॉरी नोट क्यों चाहिए। तो नोट इसलिए चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ हमें खरीदना है। हम क्या खरीदेंगे? तो भैया देखो सिंपल सी बात है, हम या तो कोई वस्तु खरीदेंगे या कोई सेवा खरीदेंगे, या तो कोई गुड खरीद सकते हैं या सर्विस। अब गुड क्या होता है? तो सिंपल, हर वो चीज जो आपको अपने सामने दिखती है, वस्तु है, वो कहीं ना कहीं से खरीदी गई है, कहीं ना कहीं बनी है। सर्विस, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सर्विस है। आप किसी स्कूल में जाते हो वो सर्विस है, आप बैंक में जाते हो सर्विस है, आप कोई कैब बुक करते हो वो सर्विस है, तो ये आप ट्रेवल करते हो तो सर्विस है। तो ये सब जो है वो क्या है, सेवाएं हैं। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस है, जीएसएम या मोबाइल जो है सिम वगैरह, ये टेलीकॉम सर्विस, ये भी सर्विस है। तो ये सब सेवाएं हैं। तो या तो आप कोई सेवा खरीदोगे या फिर कोई वस्तु खरीदोगे। तो पैसे से आप दो ही चीजें खरीद सकते हो, तो उतनी खरीदोगे ना जितनी देश में बनी है। तो मान लीजिए देश में गुड्स वो बने हैं प्लस सर्विसेज जो हैं वो बनी है 500 रुपए की। अब 500 रुपए के गुड्स एंड सर्विस बने, मतलब हमारे देश के लोग कितना जो है गुड्स एंड सर्विस खरीदेंगे, 500 का। तो 500 रुपए के गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए कितने चाहिए? 500 रुपए चाहिए, है ना। जरूरत कितने की है पैसे की? 500 रुपए की जरूरत है। और जब 500 रुपए की जरूरत है तो भैया ठीक है 500 रुपए देंगे और गुड्स एंड सर्विस खरीद। लेकिन अगर हुआ ये कि 500 रुपए नहीं है मार्केट में, कम है, पैसा कम है, पैसा कम है मतलब 300 रुपए ही उपलब्ध है, तो होगा ये कि जब लोगों के पास 300 रुपए ही है, बहुत थोड़ा सा पैसा है, तो फिर वो चुन चुन के खरीदारी करेंगे। नहीं, ये बेकार है, ये फिजूल है, ये काम की चीज है, हमें ये खरीदनी है। तो इससे होगा कि ज्यादातर फालतू की चीजें बिकना बंद हो जाएंगे। ये कह लें कि बहुत सारा एक्स्ट्रा जो मार्केट है वो ठप हो जाएगा, लोग बहुत सिलेक्टिव चीजें खरीदेंगे। और जब मार्केट ठप होगा, डिमांड कम होगी, तो बाजार बंद, दुकानें बंद, फैक्ट्री बंद, लोग बेरोजगार, इसी को बोलते हैं मंदी। तो जरूरत जितनी है पैसा उतना होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, मंदी आती है। अब मान लो कि भैया पैसा जरूरत से ज्यादा है, मतलब जरूरत कितनी है? 500 रुपए की है, क्योंकि देश में गुड्स एंड सर्विस साल भर में कितने का बना है? 500 रुपए का। तो 500 रुपए चाहिए, लेकिन अब ये 500 रुपीज अगर चाहिए है और यहां पर देश में जो कैश फ्लो है वो 1000 रुपीज का है, 1000 रुपए अगर कैश फ्लो है, तो फिर क्या होगा भैया?
अगर 1,000 रुपए कैश फ्लो है तो फिर भैया लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है, ज्यादा पैसा। और जब ज्यादा पैसा होता है तो हम खरीदारी भी तो बहुत स्टाइल से करते हैं ना, कि भैया ये भी दे देना, वो भी दे देना, वो 2 पैक करना, वो 4 पैक करना। जितना ज्यादा पैसा होता है हम खरीदारी भी उतनी ज्यादा ही करते हैं दोस्तों। तो अब जब ज्यादा खरीदारी करते हैं तो देश में डिमांड बढ़ जाती, प्रोडक्ट्स उतने ही रहते हैं। भाई फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट तो उतने ही बने हैं ना, है कि नहीं? अब फैक्ट्री में प्रोडक्ट उतने ही बने, लेकिन पैसा ज्यादा हो गया तो खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई। अब जब बढ़ गई तो वो डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ेगी तो दाम भी बढ़ेंगे, महंगाई भी बढ़ेगी। तो ज्यादा कैश होने से महंगाई बढ़ती है, और ज्यादा मतलब कम कैश होने से मार्केट में मंदी आती है, रिसेशन आता है, बाजार ठप हो जाता है। तो मतलब यह कि ना तो पैसा कम होना चाहिए और ना ही पैसा ज्यादा होना चाहिए। पैसा कितना होना चाहिए? जितना गुड्स एंड सर्विस की टोटल वैल्यू हो, और इसी गुड्स एंड सर्विस की टोटल वैल्यू को क्या बोलते हैं दोस्तों? जीडीपी। तो यहां से निष्कर्ष ये निकल के आया कि आरबीआई प्रिंट्स करेंसी एज पर द डिमांड ऑफ जीडीपी। आरबीआई जीडीपी की डिमांड के हिसाब से, जितना देश की जीडीपी है, जीडीपी मतलब हिंदी में होता है सकल घरेलू उत्पाद, और इंग्लिश में होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब देश में जितने के गुड्स और जितने के सर्विसेज किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड या एक साल में बन रहे हैं, उनकी टोटल जो मार्केट वैल्यू है वो देश की जीडीपी कहलाती है। और हमने यहां पर एग्जांपल लिया था कि माना कि जीडीपी जो है वो कितनी है? 500 रुपए है, या 500 रुपए जो है। अब जितने गुड्स एंड सर्विस की टोटल वैल्यू कितनी है? 500 रुपए। तो उतने का सामान है, उतने की गुड्स एंड सर्विस है, उतने ही देश के लोग खरीदेंगे। तो हमें पैसा चाहिए 500। अगर 300 रहेगा मार्केट में और प्रोडक्ट्स जो है गुड्स एंड सर्विस वो 500 के अवेलेबल है, पैसा कैश फ्लो 300 है, तो मंदी आएगी। और अगर प्रोडक्ट्स जो है वो 1000 रुपए, सॉरी प्रोडक्ट्स जो है 500 रुपए के और मार्केट में कैश जो है 1000 रुपए है, तो क्या आएगा? महंगाई आएगी। तो इसलिए पैसा कितना होना चाहिए? जितना देश में जीडीपी की डिमांड हो। आरबीआई प्रिंट्स करेंसी एज पर द डिमांड ऑफ जीडीपी। जीडीपी की डिमांड के हिसाब से पैसे छापता है और कैश फ्लो सर्कुलेट, जो कैश फ्लो या मनी सर्कुलेट करता है। चलिए फिर उसके बाद तो पहला जो है हो गया भैया करेंसी नोट जारी करना। इसके बारे में अभी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे हम। मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया क्यों सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ता है। और तीसरा जो है टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। मतलब ये कि आरबीआई की ड्यूटी है ऐसे फैसले लेना जिससे सबसे ज्यादा अगर फायदा हो तो किसका हो? देश का फायदा हो, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। देश के फायदे के लिए काम करना, ना कि किसी एक धर्म के लिए, ना किसी एक सरकार के लिए, ना किसी एक राज्य के लिए, ना किसी व्यक्ति विशेष या बिजनेसमैन के लिए। आरबीआई के फैसले से सबसे ज्यादा फायदा किसका होना चाहिए? देश का। तो आज भैया प्रतिज्ञा कर लीजिए, तीन चीजें गांठ बांध लीजिए। वो ये कि आरबीआई का पहला फंक्शन है टू इशू करेंसी नोट्स, आरबीआई का दूसरा फंक्शन है टू कंट्रोल मनी सप्लाई, और आरबीआई का तीसरा फंक्शन है टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। नोट छापना, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना और देश के सर्वाधिक फायदे वाले फैसले करना, ये आरबीआई के 3 मुख्य काम हैं, है ना? कार्य नंबर 1, कार्य नंबर 2 और कार्य नंबर 3। इज दैट क्लियर? उम्मीद है आप इनको याद रखेंगे। उम्मीद क्यों, याद ही रखना है ना? 3 मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई: टू इशू करेंसी नोट्स, टू कंट्रोल मनी सप्लाई, है ना, और टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। अब भैया सिंपल सी बात है, अभी तो हमने देखिए पिछली स्लाइड में पढ़े थे फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई, मुख्य फंक्शन जो है वो कौन से हैं? वो ये हैं। एक सेंट्रल बैंक का, एक आरबीआई का जो है केंद्रीय बैंक होने के नाते ये जो है वो काम है। मेन फंक्शन है 3। लेकिन अब फंक्शंस ऑफ आरबीआई एज अ रेगुलेटर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, भारत की जो वित्त व्यवस्था है, ये उसका क्या है? रेगुलेटर है, नियंत्रक है ये उसका। अब नियंत्रक है, रेगुलेटर है, मतलब ये कि भारत का जो भी फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है, जैसे भी काम करता है, उस सब को रेगुलेट करने का काम जो है इसका है। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है? एज अ रेगुलेटर। जैसे देखो, एक व्यक्ति की 2 भूमिकाएं होती है। एक व्यक्ति पिता भी होता है और भाई भी होता है, चाचा भी होता है, मामा भी होता है। मतलब व्यक्ति एक है, उसकी भूमिकाएं अलग अलग हैं, है ना? महिला भी है, स्त्री भी है, तो उसकी कई भूमिकाएं हैं। वो पत्नी भी है, वो मां भी है, वो बहन भी है ना? तो वो अलग अलग भूमिकाएं होती है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ही है, लेकिन उसकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। तो एक भूमिका ये भी है, वो क्या है? रेगुलेटर है, ये नियंत्रक है, नियामक है किसका? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसके तहत जो है वो क्या क्या करता है ये, तो वो मैं आपको बताता हूं।
सबसे पहले टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, मतलब व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखना, यह ड्यूटी किसकी है? आरबीआई की ड्यूटी है। ये क्या बात हुई? टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम। भैया जब तक जनता को, पब्लिक को बैंकों पर विश्वास है तब तक वो बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं। सोचिए कि कितना भरोसा होगा लोगों को बैंकों पर, वो अपने पूरे जीवन भर की कमाई आंख बंद करके पूरे विश्वास के साथ बैंक को सौंप देते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि पैसा 1 रुपया भी कहीं नहीं जाएगा। आप खुद सोच के देखिए, क्या हम अपने जीवन भर की पूंजी अपने किसी पारिवारिक सदस्य के हाथ में भी दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। कोई भी परिवार का सदस्य हो, लेकिन अगर जीवन भर की पूंजी का सवाल है तो हम किसी के हाथ में नहीं दे सकते। लेकिन हां, हम बैंक के हाथ में बिना डाउट के, बिना संशय के वो पैसा सौंप सकते। सोचिए बैंकों ने कितनी इज्जत कमाई है। उसकी वजह यह है क्योंकि सबको पता है कि बैंक ज्यादातर फ्रॉड्स नहीं करते। ज्यादातर क्या, 100% बैंक फ्रॉड्स नहीं करते। ऐसा ये रेपुटेशन किसने बनाया? आरबीआई ने। अच्छा, अगर बैंक फ्रॉड करेंगे या कुछ गलत करेंगे तो बैंकों को सजा देना और उन पर कार्रवाई करने का काम किसका है? आरबीआई का। समय समय पर आरबीआई फाइन लगा लेता रहता है। अगर किसी भी नियम का उल्लंघन किया किसी बैंक ने तो उस पर फाइन कौन लगाता है? आरबीआई फाइन लगा देता है। और जब आरबीआई फाइन लगाता है तो आप ध्यान रखिए, बैंक जो है ठीक तरह से काम करते हैं। और जब बैंक ठीक तरह से काम करेंगे तो जनता का विश्वास बना रखे। तो भैया जनता का विश्वास बना रहे बैंकों में, ये किसकी ड्यूटी है? आरबीआई की। और वो कैसे विश्वास बनाता है? बैंकों से सही काम करवा के, बैंकों पर सख्ती करके, बैंकों को उत्साहित करके, एनकरेज करके, ताकि वो जनता का भला कर सके, जनता की सेवा करे, वो भी ठीक से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करे। तो ये सब ड्यूटी, जनता का विश्वास बना रहे, इसकी ड्यूटी किसकी? आरबीआई की। दूसरा भैया, टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग। मतलब ये कि जो डिपॉजिटर है, जो जमा करता है, जिसने बैंक में पैसा जमा किया है, उसके हितों की रक्षा करना। टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, उसके हितों की रक्षा करना। और क्या प्रोवाइड करना? कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब ये कि भैया किफायती बैंकिंग, जितना पैसा वो दे रहा है उसके हिसाब से उसे सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। तो ये भी ड्यूटी किसकी है? आरबीआई की है। वो बैंकों पर नजर रखे कि बैंक जो है सस्ती बैंकिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग दे रहे कि नहीं दे रहे, और साथ में जनता या जो डिपॉजिटर है उसकी हितों की रक्षा हो रही कि नहीं। ऐसे तो नहीं है कि उससे बोला था भैया तुमको इतना इंटरेस्ट देंगे और आप बोल दिया नहीं वो उतना इंटरेस्ट तो नहीं हो पाएगा, वो तो प्रमोशनल था, कुछ दिनों के लिए था, अभी आप पे एप्लीकेबल नहीं है वो। कहीं कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही, फ्रॉड तो नहीं हो रहा। ये पूरा जो है ध्यान कौन रखेगा? आरबीआई रखेगा। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, ये ड्यूटी है किसकी? आरबीआई की। उसके बाद तीसरी जो ड्यूटी है, टू एस्टेब्लिश बैंकिंग ओम्बुड्समैन फॉर रीड्रेसल ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स। ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं मानता हूं। ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन का मतलब, बैंकिंग ओम्बुड्समैन का मतलब क्या होता है? बैंकिंग ओम्बुड्समैन का मतलब होता है बैंकिंग लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल। अब क्या होता है कि भैया जो बैंकिंग लोकपाल है, इसकी बनाने की जो कारण है, ये कौन होता है? तो मैं बता दूं, बैंकिंग लोकपाल एक अधिकारी है, एक ऑफिसर है बैंक, और जो कहां अपॉइंट होता है? आरबीआई में ही अपॉइंट होता है, आरबीआई अपॉइंट करता है। और टोटल पूरे इंडिया में इस समय 20 जो हैं वो बैंकिंग लोकपाल हैं, बैंकिंग ओम्बुड्समैन अधिकारी हैं। अब ये अधिकारी क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये जो अधिकारी है भैया वो आरबीआई अपॉइंट करता है, और आरबीआई इस बैंकिंग ओम्बुड्समैन, इस अधिकारी को इसलिए अपॉइंट करता है ताकि अगर ग्राहकों को, ताकि अगर कस्टमर को बैंकों से कोई शिकायत है तो उस शिकायत का निपटारा जो है वो कौन कर सकता है? बैंकिंग लोकपाल कर सकता है। कस्टमर जो है भाई, कस्टमर को प्रॉब्लम हुई किससे? बैंक से। कस्टमर ने बैंक से कई बार कहा कि भैया आपकी वजह से हमें लॉस हो गया, मेरे साथ ये गलत हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और बैंक अगर ध्यान नहीं दे रहा है ना, बैंक जो है वो नहीं सुन रहा है, तो फिर कस्टमर जो है वो कहां जा सकता है? वो बैंकिंग लोकपाल या फिर कहो तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो है उस तक जा सकता है। OMBUDSMAN, बैंकिंग ओम्बुड्समैन, बैंकिंग लोकपाल।
तो भैया देखो, सिंपल शब्दों में आप समझें कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन या बैंकिंग लोकपाल वो अधिकारी है जो बैंकों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करता है। बैंकिंग लोकपाल योजना जो है वो 1995 में आई थी। आपसे पूछा जाए कि भैया बैंकिंग लोकपाल का कॉन्सेप्ट क्या हमेशा से जब से आरबीआई बना है? नहीं, तब से नहीं है। 1995 में बैंकिंग लोकपाल मतलब कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो है वो 1995 में आया था, 1995 में आया था। और तब से लेके अब तक पूरे भारत में जो है वो कितने लोकपाल हैं, कितने बैंकिंग ओम्बुड्समैन हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि 20 लोकपाल हैं। और ज्यादातर ये लोकपाल जो हैं वो भारत की राजधानियों में है जहां पर आरबीआई के ऑफिस हैं। और आरबीआई के ऑफिसेज में जो है बेसिकली बैंकिंग ओम्बुड्समैन बैठता है, 20 ओम्बुड्समैन है। अच्छा, और बैंकिंग लोकपाल या ओम्बुड्समैन के पास पावर क्या है? तो अगर मान लीजिए बैंक की किसी गलती की वजह से आपका लॉस हो जाता है, तो आपका लॉस जो भी हो, लेकिन ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास पावर है कि वो 20 लाख रुपए तक का मुआवजा आपको दिलवा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि भैया बैंकिंग ओम्बुड्समैन कितने का मुआवजा दिलवा सकता है? तो 20 लाख रुपीस, 20 लाख रुपए तक का मुआवजा जो है वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन दिलवा सकता है। ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? अच्छा, लेकिन इसमें ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आपका लॉस नहीं हुआ। आपका लॉस अगर 5 लाख का हुआ तो फिर 5 लाख ही मिलेंगे, ऐसा नहीं हर बार 20 लाख ही मिलेंगे। मतलब यह कि आपका लॉस या 20 लाख रुपए दोनों में से जो भी कम हो, विच एवर इज लेस, आपका लॉस और 20 लाख रुपीस, या तो लॉस कम हो या 20 लाख रुपए कम हो, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको मिल जाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी का लॉस जो है वो 30 लाख रुपए है, तो भैया 30 लाख रुपए कम है या 20 लाख रुपए कम है? 20 लाख रुपए कम है, ये मिल जाएंगे। लेकिन अगर किसी का लॉस जो है वो 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपीस, तो अब अगर 11 लाख रुपए का लॉस है तो कम क्या है? लॉस कम है या 20 लाख रुपए कम है? लॉस कम है, तो 11 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। मतलब लॉस या 20 लाख रुपीस जो भी कम होता है वो आपको मुआवजे के तौर पे मिल जाता है, अगर ओम्बुड्समैन ने ये पाया कि उसने जो कंप्लेंट की, उसको जो कंप्लेंट मिली है ग्राहक की, वो सही है और गलती बैंक की थी, और सच में जितना भी नुकसान हुआ उसकी वो भरपाई कर देता है। लेकिन ये इस नुकसान भरपाई की लिमिट है वो कितनी है? 20 लाख रुपीस या 20 लाख रुपए, आप याद रखेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये जो है वो भैया बैंकिंग ओम्बुड्समैन या बैंकिंग लोकपाल का पावर है। लेकिन कई बार लोग कह सकते हैं कि भैया बैंकिंग लोकपाल ने या बैंकिंग ओम्बुड्समैन ने ये जो फैसला किया, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए, ऐसा कोई बोल रहा है कि हम बैंकिंग लोकपाल से भी संतुष्ट नहीं है। तो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन, अगर आप बैंकिंग लोकपाल के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, आपको संतुष्टि नहीं है कि इसने जो फैसला किया है, हम जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है इसने जो भी फैसला किया, तो बताइए क्या कर सकते हैं? तो भैया फिर आप जो है बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जो है गए थे और आपका काम नहीं हुआ और आपको लगा कि आपके साथ जो है इनजस्टिस हुआ है, तो उसके बाद फिर आप अप्रोच कर सकते हैं किसको? डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। क्लियर है? आप याद रखेंगे कि अगर लोकपाल के फैसले से कोई ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो वो फिर क्या कर सकता है? वो डिप्टी गवर्नर को कंप्लेन कर सकता है। इज दैट क्लियर? है ना? देखते हैं अगला फंक्शन क्या है। टू रेगुलेट एंड कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी। फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में, और मॉनेटरी पॉलिसी पर अलग से मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। अभी मैं आपको इतना बता देता हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई की वो स्ट्रेटेजी है या आरबीआई की वो रणनीति है जिसकी मदद से आरबीआई मार्केट में पैसे को या तो कम कर सकती है या पैसे को बढ़ा सकती है, ज्यादा कर सकती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का वो टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की वो रणनीति है, वो स्ट्रेटेजी है जिससे ये मार्केट में पैसे को या तो
कम कर सकती है या पैसे को बढ़ा सकती है। पैसा कम ज्यादा कर सकती है, कैश फ्लो को कम ज्यादा कर सकती है मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से। तो मॉनेटरी पॉलिसी में ये सब कम कैसे होता है, क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, क्या पॉलिसी है, क्या नीति है, वो सब मॉनेटरी पॉलिसी के वीडियो में आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि मॉनेटरी पॉलिसी से क्या होता है, या तो मार्केट में कैश फ्लो कम किया जा सकता है या मार्केट में कैश फ्लो बढ़ाया जा सकता है। सिंपल सी बात है, कैश फ्लो कम कब करेंगे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आपको कि मार्केट में जब कैश फ्लो ज्यादा होता है तो महंगाई बढ़ती है ना। देखिए सिंपल सी बात है, कैश फ्लो, अब कैश फ्लो अगर ज्यादा है तो कैश फ्लो ज्यादा है तो महंगाई क्या होगी? बढ़ेगी। तो महंगाई बढ़ेगी। तो इसका सलूशन क्या है, उपाय क्या है? उपाय यह है कि भैया जब कैश ज्यादा होने से महंगाई बढ़ रही है, कैश फ्लो बढ़ने से, तो कैश फ्लो को क्या करो, नीचे ले आओ, कैश कम कर दो मार्केट से, तो अपने आप पैसा कम होगा, डिमांड कम होगी, नीचे। तो मतलब कैश कम कब करते हैं? जब महंगाई बढ़ रही हो, महंगाई को कम करना। लेकिन जब मार्केट में कैश फ्लो ऑलरेडी कम है, तो जब कम होता है तो भैया डिमांड कम होती है, और जब डिमांड कम होती है तो क्या होती है? मंदी। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था आपको कि मंदी आती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कैश फ्लो कम होने की वजह से मंदी आई है तो हमें कैश फ्लो बढ़ाना चाहिए। तो मतलब सॉल्यूशन क्या है कि भैया कैश फ्लो को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। तो भैया गांठ बांध लीजिए ये दिमाग में, मेक इट अ पॉइंट कि जब महंगाई होगी बहुत ज्यादा तो मार्केट से कैश कम करेंगे, और जब मंदी होगी, रिसेशन होगा, बाजार ठप हो रहा होगा, तो मार्केट में कैश बढ़ाएंगे। और ये कैश बढ़ाना और घटाना किससे पॉसिबल है? मॉनेटरी पॉलिसी से पॉसिबल है। याद रखिए, मौद्रिक नीति की मदद से आरबीआई मार्केट में, हिंदी में बोलते हैं इसको मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति की मदद से आरबीआई मार्केट में कैश फ्लो को कंट्रोल करता है। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं टू मॉनिटर इकोनॉमिक इंडिकेटर लाइक जीडीपी। जीडीपी इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब जो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बताए, ऐसे कोई मापक या ऐसे कोई इंडिकेटर, ऐसे कोई सूचक। तो भैया ये जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये हमारी अर्थव्यवस्था का सूचक है। अब फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं कि मान लीजिए ये जो है वो इंडिया है, और अगर ये इंडिया है ये भारत लग रहा होगा इंडिया जैसा। तो अगर ये इंडिया है तो इंडिया में मतलब देश के अंतर्गत जितने के गुड्स बन रहे हैं और जितने की सर्विसेज दी जा रही हैं सॉरी, तो जितने के गुड्स और सर्विसेज जनरेट हो रहे हैं, जितने की वस्तुएं और सेवाएं बनाई जा रही हैं, उनकी टोटल वैल्यू जो है वो हमारे देश की जीडीपी कहलाती है। जैसे मान लीजिए गुड्स बने, वो कितने के बने? 500 रुपए के, और सर्विसेज दी गई देश में एक साल में कितने की? 500 रुपए की। तो हमारे देश की जीडीपी कितनी हो गई? 1000 रुपए। गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू को जीडीपी बोला जाता है। और जीडीपी से पता क्या लगता है? देखो सिंपल सी बात है, वस्तु दुनिया में काम करने के लिए कितने टाइप के काम कर सकते हो आप? क्या अगर आप काम करोगे, जॉब करोगे, तो क्या करोगे? क्या काम करोगे? या तो आप कोई वस्तु से इन्वॉल्व होगे या किसी सर्विस से इन्वॉल्व होगे, या तो कोई वस्तु बनाओगे, खरीदोगे, बेचोगे, ऐसा कुछ करोगे, या फिर कोई सर्विस दोगे। गुड्स एंड सर्विस के अलावा दुनिया में कोई तीसरा काम है ही नहीं। सोच के देख लीजिए, आप नौकरी करो, सर्विस कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो। आप कोई बिजनेस शुरू करो, अगर आपने रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया तो आप वस्तु भी बेच रहे हो और सर्विस भी दे रहे हो। आपका अपना बैंक है, मतलब आप सर्विस दे रहे हो। आपने कॉलेज खोल लिया, आप सर्विस दे रहे हो। और आप या तो फिर कोई दुकान खोल के बैठ गए तो आप गुड्स बेच रहे हो। आपकी नौकरी लग गई तो आप सर्विस दे रहे हो। तो मतलब यह कि दुनिया में गुड्स और सर्विस के अलावा और कुछ करने को है ही नहीं। या तो आप वस्तु बनाकर बेचोगे, खरीदोगे, या फिर आप सेवा जो है लोगे या दोगे।
इसके अलावा और कोई काम नहीं है। अच्छा, इसी से हम कमाते हैं, तो अगर जितने के गुड्स एंड सर्विस हमने बनाए हैं मतलब हम उतनी हमारी कमाई है, तो हम सबकी कमाई अगर मिला दी जाए तो देश की कमाई, तो देश ने कितना कमाया है तो पता कर लो देश में कितने के गुड्स एंड सर्विस बने। तो कितने के गुड्स एंड सर्विस बने, मैंने बोला गुड्स बने एक साल में 500 के और सर्विसेज दी गई है एक साल में 500 रुपए की। तो देश का टोटल जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कितना हो गया, 1000 रुपए, मतलब ये देश का साल भर का कारोबार हो गया। तो ये जीडीपी क्या इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जिस देश की जीडीपी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा देश की अर्थव्यवस्था को, फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा माना जाता है। तो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर है। और इस जीडीपी पर नजर कौन रखता है, आरबीआई रखता है, मॉनिटर करता है, देखरेख करता है। जैसे अगर जीडीपी 1000 है, 1000 रुपए, और अगर ये 2022 में 1000 रुपए है और आने वाले टाइम में अगर मान ली फॉर एन इंस्टेंस, बाकी जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, क्या होता है, वो सब एक अलग फंडा है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए जीडीपी जो है वो बाद में कभी 2025 में जो है वो हो गई, मान लीजिए कितनी हो गई, 1100 रुपए हो गई। तो पहले जीडीपी कितनी थी 2022 में, 1000 रुपए, बाद में 2025 में कितनी हो गई, 1100 रुपए होगी। तो ग्रोथ कितना हुआ, पहले 1000 थी, फिर 1100 हो गई, 1100 हो गई, तो ग्रोथ कितना हुआ, 10% का। लेकिन कभी कभी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं वो देश के हालात देख के समझ जाती हैं कि अगला जो साल है वो ग्रोथ रेट पॉजिटिव नहीं रहेगी या 10% नहीं रहेगी। उम्मीद है या ऐसी शंका है, आशंका है कि ये ग्रोथ रेट जो है 6% हो जाएगी। तो अगर जब भी कोई बड़ी संस्था या बड़ा संस्थान जो है वो ऐसे बोलता है कि नहीं देश की ग्रोथ रेट घटने वाली है, देश की जीडीपी कम होने वाली है, तुरंत आरबीआई के सिग्नल जो है वो चालू हो जाते हैं और आरबीआई तुरंत एक्टिव हो जाता है कि अच्छा देश में इनकम या जीडीपी ग्रोथ घटने वाली है। जीडीपी ग्रोथ कब घटेगी, जब गुड्स एंड सर्विस कम बनेंगे। गुड्स एंड सर्विस कम क्यों बन रहे हैं, क्योंकि लोग कम खरीद रहे हैं। और कम क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो भैया आरबीआई तुरंत क्या करेगा, मार्केट में कैश फ्लो बढ़ा देगा, सस्ते लोन देगा, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें। ज्यादा खरीदारी करेंगे तो माल ज्यादा बिकेगा, ज्यादा माल बिकेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और उतनी डिमांड पूरी करने के लिए फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और जब फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो नौकरियां भी बढ़ेंगी, ग्रोथ बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि जैसे ही पता चलता है कि जीडीपी गिरने वाली है, वो जीडीपी को बढ़ाने के लिए जतन करना शुरू कर देता है। और उसका सबसे बड़ा जतन ये है कि जैसे जीडीपी गिर रही है, कम हो रही है, ग्रोथ रेट कम हो रही है, तो मार्केट में कैश फ्लो बढ़ाओ, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा बिजनेस करेंगे, ज्यादा कमाई करेंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो भैया एक जो है ये फंक्शन क्या हो गया, टू मॉनिटर इकोनॉमिक इंडिकेटर लाइक जीडीपी। जीडीपी पर नजर रखना, जहां हमें पता चला, अभी जैसे फिलहाल आपको पता होगा हमारे देश की जो ग्रोथ रेट है लगभग 8.2% के आसपास है। पिछला साल हमारा यही रहा। तो जैसे ही पता चला कि नहीं अगले साल की ग्रोथ रेट 5% रहने वाली, तो तुरंत जो है सिग्नल मिलेगा आरबीआई को, अरे 3% का जो है भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कम हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेगा आरबीआई, वो मार्केट में कैश फ्लो को बढ़ा देगा, पैसा बढ़ा देगा, लोन सस्ते कर देगा, आसानी से लोग पैसा लेकर उधार ले पाए, खरीदारी करें। और जब पैसा ज्यादा होगा तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, उस डिमांड को पूरी करने के लिए फैक्ट्रियों में काम बढ़ जाएगा, नौकरियां बढ़ जाएंगी, ग्रोथ बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। फिर उसके बाद लास्ट जो हम यहां पर बात कर रहे हैं इस स्लाइड में, अगली जो है वो कि टू डिजाइन करेंसी नोट्स एज वेल एज कॉइन्स। मतलब ये कि नोट किस तरह का होगा, क्या उसकी डिजाइन होगी, है ना। तो ये करेंसी की डिजाइनिंग का काम भी कॉइन्स की, हालांकि कॉइन्स बनाती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन डिजाइनिंग का काम जो है वो कौन करता है, आरबीआई करता है ना। करेंसी नोट्स वगैरह के डिजाइन का काम भी कौन करता है, आरबीआई करता है। ये आप याद रखेंगे। करेंसी इशू करना और डिजाइन करना अलग अलग बात है। पहले डिजाइन करोगे, फाइनल करोगे, तब तो बाद में जारी करोगे, इशू करोगे। तो ये जो है मैंने आपको जो फंक्शन समझाए हैं वो फाइनेंशियल सिस्टम के रेगुलेटर के तौर पर, रेगुलेटर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय वित्त व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में जो है आरबीआई के कार्य मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो पहला क्या था, जनता का विश्वास बनाए रखना बैंकों में। दूसरा क्या है, जो भी ग्राहक हैं, जमाकर्ता हैं, उनके हितों की रक्षा करना, सस्ती बैंकिंग देना। तीसरा, अगर कोई शिकायत नहीं सुन रहा है जनता की, ग्राहक की, बैंकों के खिलाफ बैंक नहीं सुन रहा है,
तो फिर बैंकों की शिकायत करने के लिए किसको अपॉइंट करना? बैंकिंग ओम्बुड्समैन को अपॉइंट करना। और उसके बाद फिर देश में अगर महंगाई ज्यादा है तो कैश फ्लो को कम करना, और देश में अगर मंदी जैसे हालात हैं, बाजार बंद पड़ रहा है, तो बाजार में पैसे बढ़ाना। और ये सब किससे होता है? मॉनेटरी पॉलिसी से। फिर इसके बाद टू मॉनिटर इकोनॉमिक इंडिकेटर लाइक जीडीपी, जीडीपी पर नजर रखना, जहां जैसे ही दिखा कि जीडीपी की ग्रोथ कम हो रही है, मार्केट में कैश फ्लो बढ़ा देना, ये आरबीआई का काम है। और साथ में करेंसी नोट्स वगैरह डिजाइन करना, ये भी आरबीआई का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर, या ना यहां पर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, मतलब ये कि जो भुगतान और ये जो सेटलमेंट होता है, ये सब पर भी जो है नजर कौन रखता है? आरबीआई। देखिए सिंपल है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट कौन सा है? 2007, इसको पीएसएस एक्ट भी बोलते हैं, याद रख लेना, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, है ना। इससे क्या होता है? आरबीआई रेगुलेट करता है किसको? पेमेंट और सेटलमेंट को। मतलब कहीं किसी अकाउंट से पैसा भेजना है, पैसा मंगवाना है, फंड ट्रांसफर होना है, ये सब लेन देन जो है वो आरबीआई ही रेगुलेट करता है। और इसके लिए कानून कौन सा है? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, फैसिलिटीज लाइक आरटीजीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये दोनों ही पैसा भेजने के तरीके हैं, ये फास्ट है ना, और ये जो है वो इसके कंपैरिजन, ये भी फास्ट है, तुरंत पैसा जाता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये स्लो है। ये रियल टाइम में पैसा भेजता है, और ये रियल टाइम में नहीं पैसा भेजता, ये कुछ समय के बाद पैसा भेजता है ना। इसके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है आरटीजीएस और एनईएफटी के बारे में, लेकिन अभी इतना आप समझ लीजिए कि इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये 2004 में आया था। और ये रियल टाइम फंड ट्रांसफर है, मतलब जब आपने बोला तब पैसा चला जाएगा, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया पैसा चला जाएगा। एनईएफटी में क्या होता है? पैसा तुरंत नहीं जाता, रियल टाइम में नहीं जाता, ये बेसिकली बैंक वेट करता है, बहुत सारा पैसा जब बहुत सारे लोगों का आ जाता है तो इकट्ठा पैसा भेजता है वो एनईएफटी में। मतलब इसमें जो है आधे घंटे के बैचेस बनते हैं, है ना। अच्छा, और आरटीजीएस और एनईएफटी जो है टोटली फ्री है, 24 घंटे आप पैसा भेज सकते हो इनसे। और ये सब किसकी मदद से होता है? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 की मदद से होता है। आरटीजीएस में कम से कम आप कितना पैसा भेज सकते हो? तो कम से कम मिनिमम जो है वो आपको 2 लाख रुपए भेजना पड़ेंगे। थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूं, आरटीजीएस में मिनिमम जो है वो कितना भेज सकते हो? कम से कम 2 लाख रुपए। मतलब ये कि अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए है तो आरटीजीएस नहीं कर पाओगे, 2 लाख कम से कम होने चाहिए। और मैक्सिमम भैया, तो मैक्सिमम नो लिमिट, मतलब ये कि अधिकतम कितना भी पैसा आप भेज सकते हो, कोई लिमिट नहीं है आरटीजीएस में। अच्छा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में क्या है? तो भैया मिनिमम इसमें जो है वो है 1 रुपी, कम से कम 1 रुपए भेज सकते हो। और मैक्सिमम जो है वो नो लिमिट, अधिकतम कितना भी पैसा भेज सकते हो। एनईएफटी आया था 2005 में और आरटीजीएस आया था 2004 में। और आरबीआई ये जो है फंड ट्रांसफर करने के जो तरीके हैं, है ना, और इन दोनों तरीकों पर या इन फंड ट्रांसफर मोड पर कंट्रोल किसका होता है? रेगुलेशन किसका होता है? आरबीआई का। तो आरबीआई जो है रेगुलेटर है, सुपरवाइजर है हमारे पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का। जितने भी पैसे का लेन देन होता है वो सब आरबीआई देखता है। फिर इसके बाद आरबीआई का एक फंक्शन ये भी है, बैंकर टू बैंक एंड बैंकर टू गवर्नमेंट। आप समझिए बात को, बैंकर टू बैंक एंड बैंकर टू गवर्नमेंट। मतलब ये कि अगर जैसे हमें पैसा जमा करना है तो हम कहां करते हैं? बैंक में। तो बैंकों को जब पैसा जमा करना होता है तो बैंक कहां जमा करते हैं? आरबीआई में। हमें लोन चाहिए होता है तो हम किससे लेते हैं? बैंक से। तो बैंकों को जब लोन लेना होता है तो किससे लेते हैं? आरबीआई से। मतलब आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक है। बैंकों को अगर उधार चाहिए तो किससे लेते हैं? आरबीआई से। अच्छा, ऐसे ही आरबीआई जैसे बैंकर है किसके लिए? बैंक के लिए। अगर कोई बैंक है, एसबीआई है, अगर उसे कोई जरूरत है पैसे वगैरह की तो कौन देगा? आरबीआई। तो आरबीआई जो है वो बैंकर है बैंक के लिए। यहां पर मैं लिख देता हूं, आरबीआई जो है वो क्या है? वो बैंकर है बैंकों के लिए। और आरबीआई बैंकर है गवर्नमेंट के लिए ऑल्सो। मतलब ये कि सरकार को अगर अकाउंट खोलना है, पैसा जमा करना है तो कहां करेगा? आरबीआई के पास। और सरकार जो है वो बेसिकली अगर लोन लेगी भी तो किससे लेगी? आरबीआई से लेगी। तो मतलब ये कि आरबीआई बैंकर है गवर्नमेंट का भी और आरबीआई बैंकर है बैंकों का भी, दोनों के लिए बैंक का काम करता है।
वर्क्स एज अ बैंकर एंड लोन मैनेजर फॉर गवर्नमेंट, सरकार के लिए लोन मैनेजर का काम भी करता है, ऋण का प्रबंधन भी देखता है ना, और बैंकर भी है, बैंक का कामकाज भी आरबीआई ही देखता है ना गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, आपको बता दूं कि सितंबर 2019 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका जो फाइनेंशियल ईयर है कैलकुलेट करने का, वो जो है, या ये जो असेसमेंट ईयर होता है, जैसे हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर अभी होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, लेकिन 2019 से पहले आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर था, आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर था वो था 1 जुलाई टू 30 जून। अब आप बोलोगे ये क्या लॉजिक है, तो 1 जुलाई, जैसे मान लीजिए अगर जैसे कोई भी ईयर आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2001, तो 1 जुलाई 2001, 1 जुलाई 2001 से शुरू हुआ और खत्म कब होगा, 30 जून 2002 को। तो ये पूरा एक वित्त वर्ष कहलाता था आरबीआई का, लेकिन सितंबर 2019 से ये चेंज हो गया। अब जो है नया फाइनेंशियल ईयर जो है आरबीआई का क्या है, असेसमेंट ईयर जो है वो अकाउंटिंग ईयर क्या हो गया, तो वो हो गया भैया अब 1 अप्रैल टू 31 मार्च। पुराना ये था ये, और नया ये है, और ये कब हुआ, सितंबर 2019 में, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, आरबीआई जो है वो टैक्सेबल बॉन्ड्स भी इशू करता है ना, ट्रेजरी बिल्स वगैरह भी इशू करता है। ट्रेजरी बिल, टैक्सेबल बॉन्ड, जो बॉन्ड्स और बिल जो हैं ये वो तरीके हैं जिनसे कि सरकार उधार लेती है। आपको बता दूं, सरकार को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स के जरिए उधार लेती है ना। मतलब कुल मिला के अगर मैं आपको संक्षिप्त में अभी या शॉर्ट में आपको बताऊं तो ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी मदद से सरकार उधार लेती है। ट्रेजरी बिल से 1 साल तक का उधार ले सकती है और गवर्नमेंट बॉन्ड से 1 साल से ज्यादा का उधार ले सकती है। तो गवर्नमेंट जो है ट्रेजरी बिल और बॉन्ड से उधार लेती है, लेकिन गवर्नमेंट खुद ये काम नहीं करती, वो काम किससे करवाती है, आरबीआई से। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये बॉन्ड और ट्रेजरी बिल का लेन देन और ये उधार लेन देन जो है वो कौन देखता है, आरबीआई देखता है। तो आरबीआई का एक और फंक्शन है कि गवर्नमेंट के लिए ऋण जुटाना, गवर्नमेंट के लिए ये टैक्सेबल बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स जो है बेचना, जिससे कि गवर्नमेंट को उधार मिल सके। चलिए आगे बात करते हैं इशुएंस ऑफ करेंसी, है ना। हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है आरबीआई का एक मेन फंक्शन पढ़ा था कि भैया मुद्रा जारी करना, करेंसी जो है वो नोट छापना। तो आपको बता दूं कि आरबीआई, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि आरबीआई प्रिंट्स करेंसी एज पर द डिमांड ऑफ जीडीपी। मतलब ये कि जीडीपी जितनी है देश में, जैसे मान लीजिए देश में अगर 200 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी है, 200 लाख करोड़ रुपए, तो लोगों के पास पैसा भी कितना होना चाहिए, 200 लाख करोड़ रुपए ही होना चाहिए, इतना ही पैसा होना चाहिए लोगों के पास, 200 लाख करोड़। और अगर मान लो 300 लाख करोड़ है तो उतना ही पैसा होना चाहिए। लेकिन अगर इससे कम होगा तो मंदी आएगी और इससे ज्यादा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। क्लियर है। तो आरबीआई कितना नोट छापता है, कितना इशू करता है, तो वो नोट छापता है एज पर द डिमांड ऑफ जीडीपी, जितनी डिमांड है उतना। अच्छा, फिर उसके बाद फॉर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी 2 ऑर्गेनाइजेशंस आर रिस्पॉन्सिबल। भारत में 2 संस्थाएं हैं जो काम देखती हैं किसका, करेंसी प्रिंटिंग का। तो इसमें से एक है एसपीएमसीआईएल और दूसरा है बीआरबीएनएमपीएल। एसपीएमसीआईएल बोले तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये है बीआरबीएनएमपीएल बोले तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, मतलब बीआरबीएनएमपीएल। तो एसपीएमसीआईएल और बीआरबीएनएमपीएल ये दोनों ही जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नोट छापने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आगे इनके बारे में मैं डिटेल में आपको बताता हूं। ये देखिए ध्यान से, सबसे पहले फुल फॉर्म आप पढ़ लीजिए, एसपीएमसीआईएल, इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसपीएमसीआईएल। क्लियर है। और उसके बाद फिर बीआरबीएनएमपीएल का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। पहले हम एसपीएमसीआईएल की बात करते हैं। एसपीएमसीआईएल, सिक्योरिटी प्रिंटिंग
एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्रिंटिंग का मतलब होता है नोटों की छपाई, है ना। प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? नोटों की छपाई। और मिंटिंग का मतलब क्या होता है? मिंटिंग का मतलब होता है सिक्के बनाना, मतलब सिक्के ढालना, सिक्के ढालना, है ना। प्रिंटिंग मतलब क्या होता है? छपाई। अच्छा, यहां पर लिखा है सिक्योरिटी प्रिंटिंग। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग का मतलब होता है कि भैया प्रतिभूतियों की प्रिंटिंग भी होती है। सिक्योरिटी पेपर्स जो होते हैं ना, जैसे कि किसान विकास पत्र हो गया, इंदिरा विकास पत्र हो गया, या राष्ट्रीय विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, ये सब जो सरकारी दस्तावेज होते हैं वो भी छपते हैं। चेक का जो पेपर है या चेक बुक है वो भी यहां छपती है। बॉन्ड पेपर्स वगैरह हैं वो भी यहां छपते हैं, और साथ साथ में नोट भी छपते हैं इसमें। क्लियर है? आपको बता दूं, SPMCIL इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो SPMCIL है, इस पर पूरी तरह से किसका अधिकार है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की है ये SPMCIL। और जो ये BRB NMPL है, ये किसकी है? तो ये जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, RBI, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, SPMCIL में नोट भी छपते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट्स भी छपते हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स, और मिंटिंग, सिक्के भी बनते हैं। आपको बता दूं, नोट छापने के लिए दो जगह है, एक तो है नासिक नोट प्रेस और दूसरी है देवास नोट प्रेस। तो आपसे पूछा जाएगा कि नासिक और देवास जो नोट प्रेस है, नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में और देवास पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो ये दोनों ही जो प्रिंटिंग प्रेस है, यहां पे नोट भी छपते हैं और साथ में सिक्योरिटी पेपर्स भी, लेकिन ये सब किसके अधीन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार की प्रिंटिंग प्रेस है। यहां पर अपने उनके सरकारी दस्तावेज भी छपते हैं और साथ साथ में नोट भी छपते हैं। लेकिन जैसे कहा मिंटिंग, सिक्के बनते हैं, तो सिक्के बनाने के लिए 4 मिंट्स हैं, मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। इन चारों से जो है वो क्या होते हैं? बेसिकली सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं। इन चारों से, मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप गौर से देखो तो बेसिकली हर एक डायरेक्शन में एक मिंट है। दोस्तों, जहां पर सिक्के बनते हैं उसे बोलते हैं मिंट, और सिक्के बनने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं मिंटिंग, और हिंदी में उसे बोलते हैं क्या? ढलाई, है ना। और मिंट को, वो जो जगह, मिंटिंग को हिंदी में ढलाई बोलते हैं, और जो जगह है उसको बोलते हैं टकसाल। तो ये 4 टकसाल हैं जहां सिक्के बनते हैं, मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद। क्लियर है? तो बेसिकली ये जो हैदराबाद में सिक्के बनते हैं, तो ये जो हैदराबाद में सिक्के बनते हैं, उन हैदराबाद के सिक्कों पर आप देखोगे हर कॉइन में क्या होता है? ऐसे हर कॉइन में एक ईयर लिखा होता है। मान लीजिए कोई भी ईयर है 2000, ये लिखा हुआ है। ईयर इधर ऐसे ही लिखा रहता है ना, इस तरह से, ऐसे 1 रुपए बना होता है ना। अब यहां पर जो ईयर लिखा होता है, अगर इस ईयर के नीचे स्टार का साइन बना हुआ है, ऐसा, ये स्टार का साइन बना है, तो इसका मतलब यह है कि यह सिक्का कहां बना है? हैदराबाद में। अगर स्टार का साइन बना है तो सिक्का कहां पर है? कहां का बना हुआ है? हैदराबाद का। आप चाहें तो अपने सिक्के अभी देख सकते हैं, कॉइन अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर इस ईयर के नीचे सिक्का नहीं बना है, सॉरी, स्टार जो है वो नहीं बना है, अगर मान लीजिए इस तरह से डायमंड बना है, इस तरह से डायमंड बना है, उम्मीद है आपको ये डायमंड लग रहा होगा। तो अगर ये डायमंड बना है इस तरह से, तो वो कहां बना सिक्का है? मुंबई में बना सिक्का है। अगर ईयर के नीचे डॉट बना हुआ है तो इसका मतलब वो नोएडा में बना सिक्का है। और अगर आपके सिक्के में ईयर के नीचे कुछ भी नहीं है, है ना, इधर ऐसा ब्लैंक है, खाली है, कुछ भी नहीं है, तो अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब आपका सिक्का कहां का है? कोलकाता का है। याद रखिए आप। अगर स्टार बना है तो कहां का है? हैदराबाद का है। अगर डायमंड बना है तो कहां का है? मुंबई का है।
और अगर डॉट बना है तो कहां का है सिक्का, नोएडा का है। और अगर ईयर के नीचे कोई निशान नहीं है, कुछ भी नहीं बिना है, ब्लैंक है, तो भैया वो आपका कोलकाता का सिक्का है, ये आप याद रखेंगे। ये निशान इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सिक्कों में अगर किसी तरह का डिफेक्ट आए तो ये पता किया जा सके कि वो डिफेक्ट किस टकसाल में हो रहा है ना, और उसे सुधारा जा सके। इसलिए पहचान करने के लिए कि सिक्का कहां बना है, ये अलग अलग जो है निशान दिए जाते हैं। एक ब्लैंक है, एक डॉट है, एक डायमंड है और एक स्टार है। इस तरह से जो है बेसिकली ये निशान होते हैं। मुंबई में जो है ये डायमंड का निशान जो है होता है सिक्कों पर। तो आप याद रखेंगे कि भैया भारत में सिक्के बनाने के लिए कितनी जो है वो टकसाल है। टकसाल बोले तो मिंट, तो मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद। आप गौर से देखें तो भारत में जैसे ये है नॉर्थ, साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो भैया कोलकाता इस तरफ है कहीं, है ना, तो कोलकाता मिंट ये हो गया। पूरब पश्चिम में क्या हो गया आपका, मुंबई, तो ये मुंबई मिंट हो गया। उसके बाद फिर बात करें तो नॉर्थ में क्या हो गया, नोएडा, और साउथ में जो है वो क्या हो गया आपका, हैदराबाद। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर जगह या सॉरी हर दिशा में एक टकसाल है जहां सिक्के बनते हैं। और ये सब SPMCIL के अंडर में आने वाली मिंट्स हैं। और SPMCIL जो है वो किसके अंडर में आता है, किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की, तो यहां पर सिक्के विक्के नहीं बनते, यहां सिर्फ नोट छपते हो, ना ही सिक्योरिटी पेपर वगैरह, बॉन्ड पेपर वगैरह बनता है। इधर पे सिर्फ नोटों की छपाई होती है। इसका नाम ही है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। नोट मुद्रण मतलब नोटों की छपाई। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको याद रखना है। और इसके तहत जो है 2 प्रिंटिंग प्रेस हैं, छपाई जहां होती है, एक है मैसूर और दूसरा है क्या, सल्बोनी। मैसूर जो है वो कर्नाटक में है ना, और सल्बोनी जो है वो कहां है, वेस्ट बंगाल में है। तो 2 प्रिंटिंग प्रेस है, मैसूर और सल्बोनी। इज दैट क्लियर? चलिए, अच्छा, आरबीआई वर्क्स टू मेक करेंसी सेफ एंड प्रिवेंट जो है काउंटर फिटिंग। मतलब ये कि बेसिकली करेंसी या नोटों की सुरक्षा के लिए और उसे सेफ रखने के लिए भी वो काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और करेंसी के बारे में अगर मैं आपको कुछ और जानकारी आपको बता दूं तो 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये कि 1 रुपए का जो नोट है और जो सिक्का है, ये कौन जारी करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली जारी करती है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आरबीआई कैन इशू मैक्सिमम कॉइन ऑफ 1000 रुपीज। आपसे पूछा जाए कि अधिकतम कितने का सिक्का जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना सकता है, तो वो अधिकतम 1000 रुपए का सिक्का बना सकता है। आप बोलो बना सकता है का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि कानून जो है वो अभी जो लॉ जो बना हुआ है, एक्ट जो है वो 1000 रुपए तक के सिक्के बनाने की अनुमति देता है। मतलब इसके लिए अलग से कानून नहीं बनाना पड़ेगा। आरबीआई जब चाहे जो है वो या गवर्नमेंट से कह सकता है या इश्यू करवा सकता है, या आरबीआई इश्यू कर सकता है 1000 रुपए का सिक्का। 1 रुपए का गवर्नमेंट करती है, 1000 रुपए का जो है वो आरबीआई करेगा। अच्छा, उसके बाद फिर मैक्सिमम जो नोट वो कितने का प्रिंट कर सकता है डिनोमिनेशन का, तो 10,000 रुपए का नोट जो है वो आरबीआई जब चाहे प्रिंट कर सकता है, जब उसकी मर्जी हो। इसके लिए कोई नया कानून लाने की जरूरत नहीं है। हां, अगर 15,000 या 20,000 का नोट छापना होगा तो फिर नए कानून में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैक्सिमम अधिकतम नोट कितने का छप सकता है, 10,000 का, और सिक्का अधिकतम कितने का बन सकता है, 1000 का। द ओल्ड नोट ऑफ 500 एंड 1000 वर डिसकंटिन्यूड ऑन 8 नवंबर 2016, है ना। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 की पुरानी सीरीज वाले नोट बंद कर दिए गए और उसकी जगह नए जो है 500 और 2000 रुपए के नोट चलाए गए।
शुरू किए गए, है ना। इसी को बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण जो है वो सरकार के द्वारा किया गया। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 जब बैंकों में लाइन लगी थी नोट बदलने के लिए, है ना। तो जब कभी सरकार को लगता है कि भैया देश में जो नोट हैं वो लोग अपने पास जमा करके रखने लगे हैं ब्लैक मनी के रूप में, काले धन के रूप में, सरकार से अपनी कमाई छुपाने लगे हैं। सिंपल सी बात है, अगर मैंने पूरी ईमानदारी से पैसा कमाया है लेकिन मेरे मन में यह लालच है कि अगर मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया है तो उस पर मैं 30% टैक्स क्यों दूं? ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं सरकार को क्यों दूं? और मेरे दिमाग में अगर ये जो है बात आ गई तो मैं, हो सकता है या ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि मैं कहूंगा कि भाई सरकार को कि मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया ही नहीं है। मैं सरकार को बताऊंगा कि मैंने 30 लाख रुपए कमाया, 30 लाख, और फिर उसका 30% में टैक्स चुका दूंगा जो कि लगभग 9 लाख रुपए बनेगा। अब यहां पर मेरी कमाई थी 1 करोड़ पर मैंने दिखाई कितनी? 30 लाख। मुझे टैक्स भरना था 30 लाख पर भरा मैंने 9 लाख, मतलब 21 लाख रुपए मैंने वो टैक्स सरकार से चुरा लिया, बचा लिया। मतलब यह कि सरकार को जानकारी यह है कि मेरे पास पैसा कितना है? 30 लाख है, मैंने 30 लाख कमाया, लेकिन एक्चुअल में मैंने छुपाया कितना है? वो 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपीस मैंने छुपा लिया। अब ये 70 लाख रुपए क्या हो गया? ब्लैक मनी हो गया। तो फ्रेंड्स, अब ये ब्लैक मनी हो गया 70 लाख रुपए, तो ये आसानी से मैं इधर उधर खर्च नहीं कर सकता, नहीं तो लोगों, सरकार, बैंकों की नजर में आ जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ जाएगा और वो बोलेगा आपने तो बताया था कि 30 लाख रुपए कमाए, ये 70 लाख कहां से आए? ये आपने ऑडी कार जो है वो कहां से खरीद ली, या आपने ये बड़ा घर कैसे बना लिया? तो लोग फिर क्या करते हैं? उस पैसे को खर्च नहीं कर पाते, तो फिर उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें छुपा के रखना पड़ता है वो पैसा। आप देखो ना, लोगों के घर में जब छापा पड़ता है तो ऐसे कैश भरा हुआ मिलता है, पड़ता है, तो वो सब ब्लैक मनी है, क्योंकि वो सरकार को उन्होंने बताया। भले ही आपने ईमानदारी से कमाया है, पर इसकी जानकारी अगर सरकार को नहीं दी है तो वो ब्लैक मनी है, वो आपने छुपा लिया। अब लोग क्या करते हैं? सोचते हैं मैं जब रिटायर हो जाऊंगा या जब ये बात दब जाएगी, जब बात पुरानी हो जाएगी, तब मैं ये पैसा बाहर निकालूंगा, खर्च करूंगा, रिटायरमेंट की बात करूंगा। अब लोग ऐसे पता नहीं कितने भ्रष्ट लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए, अरबों रुपए घर में पड़ा हुआ है। लाखों लोग हैं हमारे देश में ऐसे, और उनके घर में ये जो ब्लैक मनी अगर रखा हुआ है तो मतलब ये कि वो अरबों रुपए, वो करोड़ों रुपए वो यूज नहीं हो पा रहा, बस घर में पड़ा हुआ है, जो कि देश की इकोनॉमी में कितना हेल्प कर सकता था। तो फिर सरकार मजबूर हो जाती है कि यार ये पैसा हमारे काम तो आ ही नहीं रहा। तो फिर एक दिन सरकार फैसला ले लेती है कि भैया वो जो 500 और 1000 के नोट हैं, वो जो उस टाइम पे जारी किए थे, अब वो नोट नहीं रहेंगे, कागज के टुकड़े मात्र रह जाएंगे। तो मतलब यह कि जिन लोगों ने वो नोट अपने पास जमा करके रखे हैं वो अपने आप ही वो किसी काम के नहीं बचेंगे, मतलब वो काला धन उनका नष्ट हो जाएगा। इस उद्देश्य से ये डीमोनेटाइजेशन जो है वो किया गया था। जो करेंसी से रिलेटेड पॉइंट, एक जानकारी जो थी, जो एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दिया। आरबीआई का एक और काम है फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट, मतलब ये कि विदेशी मुद्रा विनिमय और प्रबंधन, मतलब ये कि विदेशी मुद्रा का एक्सचेंज भी वो संभालता है और साथ में उसका प्रबंधन भी देखता है, जमा करके भी रखता है। विदेशी मुद्रा भंडार बना के रखना इसकी ड्यूटी है। मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज, यहां पर एक और चीज आप बोल सकते हो रिजर्व, और साथ में आप इसे बोल सकते हो विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार। तो भैया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या विदेशी मुद्रा भंडार जो है ये बना के रखना किसकी ड्यूटी है? आरबीआई की ड्यूटी है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है? 1999। अब ये क्यों ड्यूटी है आपको बता दूं कि जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा या डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, युआन, जो भी विदेशी मुद्रा है जो हम ज्यादातर उपयोग में लाते हैं विदेशों से सामान खरीदने में, वो जितना ज्यादा हमारे पास रिजर्व रहेगा उतना ज्यादा हमारा रुपी स्ट्रांग रहेगा। इज दैट क्लियर? जितना ज्यादा हमारे पास डॉलर का रिजर्व रहेगा। अब आप बोलोगे इसमें क्या लॉजिक है भैया, डॉलर का रिजर्व हमारे पास ज्यादा रहेगा तो रुपी स्ट्रांग रहेगा? तो उसकी वजह यह है कि बेसिकली जब हम विदेशों से क्या खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, ऑयल खरीदते हैं, हम क्या खरीदते हैं? गोल्ड खरीदते हैं,
हम क्या खरीदते हैं, हम हथियार खरीदते हैं, वेपन्स खरीदते हैं, बहुत सारा सामान खरीदते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं। तो जब भी हम विदेश से ये सामान खरीदते हैं तो हमें उसके बदले में चुकाना क्या पड़ता है, डॉलर्स। तो जब हम ये सामान खरीदते हैं, डॉलर्स चुकाते जाते हैं तो पता चला कि डॉलर खत्म हो गया। अब ये तो हमें रोज खरीदना है, हमारे डॉलर खत्म हो गए, अब हमारे पास डॉलर नहीं है। लेकिन अब जब डॉलर नहीं है पर ये तो खर्च हो गया ना सामान, और अब डॉलर भी हमारे पास नहीं है, अब हम क्रूड ऑयल कहां से खरीदें। तो अब जब हमारे पास डॉलर नहीं है तो जो चीज नहीं है उसकी डिमांड बढ़ गई ना हमारे पास, हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, डॉलर खरीदेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमने रुपए कमा के रखा है अपने देश में, वो हम रुपए जो है वो देने को तैयार हो जाएंगे और हम बोलेंगे बदले में क्या दे दो, डॉलर दे दो। लेकिन बात यह है कि हमारे देश में डॉलर नहीं है, मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ गई, और डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो दाम भी बढ़ जाते हैं। मतलब ये कि अगर जैसे मान लीजिए पहले $1 इक्वल टू 78 था, पहले $1 इक्वल टू 78 था, लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि हमारे पास डॉलर नहीं बचा है और अब हमें डॉलर खरीदना, मतलब देश में डॉलर की डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ने पर $1 इक्वल टू 80 हो जाता है, 80 हो जाता है। क्लियर है? तो अब जब ये 80 हो गया, मतलब ये कि पहले अगर कोई $1 की चीज आप विदेश से खरीदते थे तो उसके लिए आपको 78 रुपए देने पड़ रहे थे, लेकिन अब आपको वही $1 की चीज खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब हर विदेशी चीज जो आप खरीदोगे वो आपको महंगी पड़ेगी। तो मतलब यह है कि अगर ये प्रोडक्ट, ये जो वस्तु है, ये आपको महंगी पड़ेगी, तो मतलब हमें करना क्या चाहिए कि हमेशा अपने पास डॉलर का रिजर्व रखना चाहिए ताकि देश में डॉलर की डिमांड कम रहे, घटे। तो जितना ज्यादा हमारे पास डॉलर रहेगा, है ना, तो देश में डॉलर की डिमांड जो है क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, कम रहेगी, या जरूरत से ज्यादा बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए क्या होगा, ये जो कीमत है ये भी नहीं गिरेगी। तो इस कीमत को मेंटेन रखने के लिए हम अपने पास डॉलर का रिजर्व करते हैं। एक सेपरेट वीडियो भी मैं आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज पर लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई के लिए इतना आवश्यक क्यों है डॉलर को रिजर्व करके रखना, डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया है कि डॉलर आरबीआई क्यों रिजर्व करके रखता है, ताकि ये रुपये की वैल्यू और ना गिरे। मान लो ये रुपये की वैल्यू डॉलर की वैल्यू जो है $1 इक्वल टू 90 हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि रुपया और गिर गया, ये रुपया गिरता जा रहा है। रुपए की वैल्यू बढ़ना आप कब बोलेंगे, जब $1 इक्वल टू हो जाएगा मान लीजिए 60 रुपीज, मतलब रुपए मजबूत हो गया। जब हो गया $1 इक्वल टू 40 रुपीज, मतलब ये कि रुपए और मजबूत हो गया। यहां पर रुपी जो है वो क्या हुआ है, ये स्ट्रांग हो गया है, यहां पर रुपी स्ट्रांग हो गया और यहां पर रुपी वीक हो गया। तो वीक कब होता है, जब हमारे पास डॉलर ना के बराबर होता है, कम होता है, ऐसी स्थिति आती है। तो अब डॉलर कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ाएं डॉलर, तो एक ही तरीका, या तो हम अपने रुपयों से डॉलर खरीदे तो महंगा मिलेगा, तो फिर डॉलर कमाए जा सकते हैं। या तो डॉलर खरीदे जा सकते हैं या डॉलर कमाए जा सकते हैं। तो कमा कैसे सकते हैं डॉलर, हम अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं और विदेशों में बेचें। मतलब यह कि उसके लिए सॉल्यूशन यह है कि वी हैव टू इंक्रीज, क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज एक्सपोर्ट, मतलब हमें अपना निर्यात बढ़ाना पड़ेगा। और जब हमें निर्यात बढ़ाना पड़ेगा, जब हम निर्यात बढ़ाएंगे तो भाई साहब बेसिकली हमारे देश में डॉलर आएंगे। जितना ज्यादा हम निर्यात बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, विदेशों में माल बेचते जाएंगे, हमारे पास डॉलर का भंडार जो है वो बढ़ता जाएगा। क्लियर है, हमारे पास डॉलर ही डॉलर होते जाएंगे भाई साहब, डॉलर 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 डॉलर, बहुत सारे डॉलर। हम बहुत सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, दुनिया हमारे मोबाइल खरीद रहे हैं, हमारे टीवी खरीद रही है, हमारे यहाँ पेट्रोल निकल आया, हमारे यहाँ गोल्ड पैदा होने लगा मान लीजिए। तो ये सब जो प्रोड्यूस होने लगा, गोल्ड और अगर पेट्रोल वगैरह सब, तो सब कुछ हमारे यहां से ही अगर दुनिया खरीदे तो हमारे पास डॉलर का रिजर्व बढ़ गया। और हमारे पास इतना डॉलर का रिजर्व बढ़ गया कि हमें किसी से डॉलर मांगने या खरीदने की जरूरत नहीं, मतलब डॉलर की डिमांड ना के बराबर हो जाएगी। जब डॉलर की डिमांड गिर जाएगी तो जिसकी डिमांड नहीं होती उसके भाव नहीं होते, जिसकी डिमांड बढ़ जाती है उसके भाव बढ़ जाते। तो डॉलर की डिमांड गिरानी है तो अपने पास डॉलर रिजर्व करके रख दो। तो इसलिए आरबीआई क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करके रखता है। हालांकि अभी हालात ये है कि दुनिया में पेट्रोल महंगा हो गया,
और दुनिया में पेट्रोल महंगा हो गया है, क्रूड ऑयल महंगा हो गया, उसकी वजह से अब हमें क्या करना पड़ रहा है, पहले के कंपैरिजन में क्रूड ऑयल पर डॉलर ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। और उसी वजह से जो विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स जो है वो हमारे देश में पहले लगभग 615 बिलियन के ऊपर पहुंच गया था, अब वो घटकर कितना हो गया, 590। ये आपको प्रेजेंट कंडीशन बता रहा हूं, आज जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो अभी जो है आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो कितना है, 590 बिलियन डॉलर है, मतलब 590 बिलियन डॉलर जो है वो हमारे पास अभी रिजर्व है। और ये रिजर्व हम क्यों करके रखते हैं, ताकि देश में रुपए की वैल्यू स्थिर रहे और डॉलर के कंपैरिजन में वो कमजोर ना पड़े। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम देश में ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना अपनी बढ़ानी पड़ेगी, फैक्ट्रियां हमें बढ़ानी पड़ेंगी, लोगों को स्किल सिखाने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, हमें कार, मोबाइल, मोटरसाइकिल्स, ये सब के सब जो है वो हमें अपने देश में अच्छी क्वालिटी के बनाने पड़ेंगे, ताकि पूरी दुनिया हमसे प्रोडक्ट खरीदे और हमारी डॉलर में कमाई हो। और आपको तो पता है कि ये सिर्फ बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी भारत करेगा। भारत जो है वो जरूर लीड करेगा, क्योंकि हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हम सबसे तेजी से दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था है इस समय। दुनिया के किसी भी देश की ग्रोथ रेट 8.2% नहीं है, पर हमारी है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आरबीआई में एक ड्यूटी आरबीआई की फंक्शन यह भी है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है वो बना के रखना। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, तो भैया 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ रुपीस का कैश होना चाहिए कम से कम। मतलब आरबीआई के पास कम से कम 200 करोड़ रुपए का मिनिमम रिजर्व होना चाहिए। आपसे एग्जाम में तीनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया आरबीआई के पास कम से कम कितना गोल्ड होना चाहिए, कम से कम मिनिमम तो 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए, और कैश कम से कम मिनिमम 85 करोड़ का होना चाहिए, और टोटल इसका क्या होता है 200 करोड़। मतलब ये आरबीआई का मिनिमम रिजर्व सिस्टम में मिनिमम रिजर्व की वैल्यू कितनी है, तो आप बताओगे भैया दोनों को जोड़ के कितना, 200 करोड़। आरबीआई को एट ए टाइम मिनिमम हालांकि आरबीआई के पास इससे 1000 गुना ज्यादा पैसा है, लेकिन मिनिमम कितना नहीं जाना चाहिए, किससे नीचे नहीं जाना चाहिए, तो 200 करोड़ से नीचे नहीं जाना चाहिए। मिनिमम रिजर्व जो है वो 200 करोड़ रहना चाहिए, और उसमें भी 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ का कैश। तो ये जो व्यवस्था है इसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ आरबीआई। इज दैट क्लियर? उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए फिर ये डिस्कशन जो है वो हमारा आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी खत्म हुआ नहीं है। मतलब यह कि आने वाले वीडियोस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की और ज्यादा एक्साइटेड करने वाली जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक आप ध्यान रखिए कि अगर आपको बैंकिंग के वीडियो सर्च करना है तो आप magnetbrains.com पर जाकर बैंकिंग के वीडियो जो है वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह से ये टैब ओपन होते हैं, यहां पर आप जो है वो क्लिक करें, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। मैग्नेट ब्रेन्स पूरी तरह से डेडिकेटेड है फ्री एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। ये देखिए यहां पर कोर्स कंटेंट भी आपको दिखता जाएगा, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने लेक्चर्स हैं, ये सब आपको दिखेगा। इसका एक और तरीका है, आप यूट्यूब पर भी जा सकते हैं। ये तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट हो गई, आप यूट्यूब पर जाकर भी मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन करके यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन यूट्यूब चैनल जो है वो आपको बताएगा कि भैया आपको क्या करना है। वहां पर आपको जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन का चैनल ओपन होगा, आप वहां पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स के जो है प्लेलिस्ट अलग अलग आ जाएंगे। आप बैंकिंग पे क्लिक करेंगे, लाइन से सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है रेगुलर बेसिस पर वो वीडियोस बार बार देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और इस तरह से जो है आपको वीडियो दिखेंगे वहां पर। फ्रेंड्स फिर से आपको याद दिला दूं, वी आर मैग्नेट ब्रेन्स एंड वी आर डेडिकेटेड फॉर फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो आप जितना हो सकता है इस संदेश को जन जन तक फैलाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।